अगर डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो प्लैनेट्स काफी हद तक हम पर असर करते हैं, वो पता चलता है। मान लेते हैं कि अगर किसी का बर्थ टाइम उनको पता है कि 7:50 का टाइमिंग है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो 7:45 का है, और ये मान करके चल रहे हैं कि 7:50 का टाइमिंग है। एएम हो पीएम हो, दोनों में ही बहुत फर्क पड़ता है। 10-10 मिनट का भी अगर, इनफैक्ट इसमें 2 से 3 मिनट का भी अगर आप ये करते हैं तो भी काफी फर्क पड़ता है। इनिशियल कुंडली में तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसा D9 चार्ट है, D7 है, D27, इस इन सारे चार्ट्स पर बहुत असर पड़ता है। न्यूमरोलॉजी में जितने भी नंबर्स है, जैसे हमारा नाम का नंबर होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ये सारे नंबर्स है वो एक तरीके से हमारे जो ओवरऑल एनर्जी वाइब्रेशंस का काम करते हैं। For someone new to Vedic science की जब मैं बात करूं, so what is the best way to start their journey? मैम वो क्या पॉइंटर्स हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है। अब डिसिप्लिन बनाने के लिए पहले तो पहला सवाल तो यही आएगा कि मैम डिसिप्लिन बनाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना क्या है। Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest with us, Trishila Kumarji, founder of Astro Trishila in Bangalore, with over 7 years of expertise in Vedic astrology, numerology, Vastu, birth time rectification, and crystal healing. Trishila ji blend ancient wisdom with modern solution to empower her clients toward clarity, balance, and transformational growth. Recognized with the Astro Excellence Award and trusted by thousands for her accurate, personalized guidance. Trishila ji's holistic approach help people navigate challenges in career, relationship, health, and personal development. Her compassionate, empowering consultations have made her a spiritual mentor and life guide to clients from all walks of life, inspiring many to realign their energies and unlock their true potential. Very warm welcome, त्रिशिला मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट फर्स्ट ड्रू यू टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस? मैम वो क्या आपको आकर्षित किया इस फील्ड में आने के लिए, वो क्या घटनाक्रम था? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। एक्चुअली बचपन से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट था, और धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। और फिर कई बार मैं देखती थी कि लोग सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कमी है, और वो कमी एग्जैक्टली क्यों है वो जानना रहता था मुझे। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने अपना जब कॉलेज वगैरह खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी को जस्ट ऐसे ही हॉबी के तौर पर इनिशियली स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों इस तरीके से होता है, लोगों को क्यों परेशानी लगती है, हर चीज होते हुए भी वो फ्रस्ट्रेट महसूस क्यों करते हैं। वो सारी चीजें जब मैंने देखी तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से काफी इन सारी चीजों का सोल्यूशन दे सकते हैं वो मुझे पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी के जरिए हम अगर एक अच्छा अगर सोल्यूशन दे पाऊं मैं, या उनके प्रॉब्लम्स का को मैं आंसर कर पाऊं, क्योंकि मेन है कंसोल करना। क्योंकि कोई भी अगर ये करता है, प्रॉब्लम बताता है, और उसका अगर कंसोलिंग नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर अपना प्रॉब्लम दबाए रखता है। तो इसी कारण से फिर मैंने आखिर अपना ये एस्ट्रोलॉजी का काम स्टार्ट कर दिया। मैम जैसे आपने बताया, हर इंडिविजुअल एक यूनिक लाइफ प्रॉब्लम या सिचुएशन है। सो हाउ डू यू पर्सनलाइज आपकी जो रीडिंग्स हैं टू सूट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स यूनिक लाइफ जर्नी? ठीक है, हर पर्सन का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हमारे हाथों का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरीके से हर पर्सन अपना कर्मा और उसका जो लाइफ है उसको लेकर जन्मता है। जब डेट ऑफ बर्थ, और मेन है डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो
प्लैनेट्स काफी हद तक हम पर असर करते हैं वो पता चलता है। तो इसी तरीके से अगर हम जब एनालाइज करते हैं तो प्लैनेट्स की चाल, उसका ट्रांजिट, वो सारी चीजें देख करके हम एक एनालाइजेशन क्वेश्चन आंसरिंग एनालाइजेशन पर पहुंचते हैं कि वो पर्सन जो फील कर रहा है, जो आज उसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्यों है और उसका सोल्यूशन कैसे उसको दिया जा सकता है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम जैसा आपने बताया बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम, सो मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा अबाउट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। यू आर द स्पेशलिस्ट ऑफ दैट, सो हाउ दैट आपकी जो एक्सपर्टीज है, हाउ यू इंटीग्रेट इनटू द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इतना अहम क्यों है? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका टाइमिंग का किसी भी तरीके से उनको अंदाजा नहीं है। Okay. सुबह का है, शाम का है, 10 मिनट का है। मान लेते हैं कि अगर किसी का बर्थ टाइम उनको पता है कि 7:50 का टाइमिंग है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो 7:45 का है और ये मान करके चल रहे हैं कि 7:50 का टाइमिंग है। AM हो PM हो, दोनों में ही बहुत फर्क पड़ता है। 10-10 मिनट का भी अगर, इनफैक्ट इसमें 2 से 3 मिनट का भी अगर आप ये करते हैं तो भी काफी फर्क पड़ता है। इनिशियल कुंडली में तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जैसा D9 चार्ट है, D7 है, D27, इन सारे चार्ट्स पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये जो चार्ट्स होते हैं, जो हमारा बेसिक कुंडली होता है, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में हम जब डिवाइड करते हैं तो वो छोटा पार्टिकल जो रहता है उसमें काफी सारी चीजें हम बता सकते हैं, जो कि हम जो D1 चार्ट है जिसको बेसिक कुंडली बोलते हैं, लग्न चार्ट जो रहता है, तो उसके जरिए अगर हमें कुछ पता नहीं चल रहा तो इंटरनल जाकर के हम उसको पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेट ऑफ बर्थ तो अक्सर सबको पता रहती है, लेकिन टाइमिंग का ही बहुत इश्यू होता है। कई बार होता है कि हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ है, सिस्टर ने 5-10 मिनट लेट कर दिया, उन्होंने टाइमिंग सही लिखा नहीं, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर जब कुंडली बनाई जाती है तो पता चलता है कि इसकी कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन वो पर्सन गरीबी में फटे हाल में जी रहा है। तो फिर लगता है कि मतलब वो भी एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी में अपना विश्वास खो देता है कि आप तो ये बता रहे हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो उसको फिर विश्वास, एक भरोसा होने के लिए भी ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वो उसका सही बर्थ टाइम अगर हम हमारे पास है तो उसकी तो पर्सनालिटी के बारे में हम काफी सारी बातें बता सकते हैं, प्लस उसके करियर के बारे में, वो आज जिस फील्ड में है उस फील्ड के को उसने चूज करके सही किया नहीं किया, क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो सारी चीजें हम बता सकते हैं। इसलिए भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा टाइम सही नहीं है, अगर थोड़ा सा भी उनको लग रहा है कि अप डाउन है, तो उनको जरूर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। I'm talking about other modalities and how that gets into the astrological prediction. जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, सो मैम वो कैसे आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ? एस्ट्रोलॉजी काफी सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। उसी की तरह वास्तु और न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग, ये चारों में मैं डील कर, तो इसमें होता है एस्ट्रोलॉजी से आप अपना बेसिक फिंगरप्रिंट्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वास्तु। हम जब वास्तु में रहते हैं तो हम जब भी किसी घर में रहते हैं तो हमारा वास्तु हम पर बहुत असर करता है। तो रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि वास्तु जब भी आप करवाएं तो आपकी कुंडली के साथ उसको मैच करके ही कराएं, क्योंकि कई बार होता है कि वास्तु एनालिसिस जो रहते हैं, वास्तुशास्त्री जो रहते हैं, वो जातक के कुंडली के साथ उसको मैच नहीं करते हैं, और मैच नहीं करने की वजह से उनकी जो दी हुई रेमेडीज हैं वो कुछ काम नहीं आती है। उनको लगता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जो जातक है उस पर उसको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो रिजल्ट ना मिलने का कारण एक तो उसका कुंडली में भी हो सकता है,
दूसरा, न्यूमरोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट ऐसे होता है कि न्यूमरोलॉजी में जितने भी नंबर्स है, जैसे हमारा नाम का नंबर होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ये सारे नंबर्स है वो एक तरीके से हमारे ओवरऑल एनर्जी वाइब्रेशंस का काम करते हैं। जब आपका एनर्जी जो है वो चैनलाइज अगर नहीं हुआ है, तो फिर आपको आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन आपके साथ वो कंधे से कंधे मिला करके वो चलेगा नहीं। और इस वजह से कई बार होता है कि हमें रिजल्ट्स मिलते नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा अपना एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु इन तीनों को ही मैं साथ में रखती हूँ। और फिर रेमेडीज के समय क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होता है, ताकि जो इसका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो जाए। एक बार अलाइनमेंट अगर प्रॉपर हो जाता है, तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम, टॉकिंग मोर अबाउट क्रिस्टल, मैं क्रिस्टल से एक सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज शेयर अ स्टोरी वेयर क्रिस्टल या जेमस्टोन रेमेडीज मेड ए टेंजिबल बेनिफिट्स। वो क्या बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया मैम? ऐसे कोई वाक्य, ऐसा कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस मैम प्लीज जी, शेयर है। बहुत काफी लोगों का है एक्सपीरियंस। मैं एक अगर रिसेंट का ही अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो वो लेडी जो थी मेरे पास आई थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। उनको किसी भी तरह की उनको बहुत एंजाइटी थी, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा था, काम में उनका जरा भी ध्यान नहीं लग रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपना वर्क लोड जो है वो उसको ये करके चल रही थी। फिर उन्होंने मेरा कंसल्टेशन लिया, मैंने ओवरऑल पूरा स्कैनिंग किया उनका, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनकी कुंडली पढ़ी, और उनका क्रिस्टल्स के हिसाब से भी मैंने चेक किया। तो पता चला, और ऑरा भी एक ये रहता, तो उस ऑरा में उनके 2-3 चक्र जो है वो मिसबैलेंस भी, तो उसका सोल्यूशन हमने उनको एस्ट्रोलॉजी इसमें क्रिस्टल्स में दे दिया। और क्रिस्टल्स में देने के बाद वो लगभग 3 महीने का समय हो गया। 3 महीने के समय में उनमें ड्रास्टिक चेंज आया था, कि वो जब आई थी हमारे पास तो बहुत डल फील कर रही थी, उनका चेहरा भी बहुत डल था, जो आवाज थी वो भी बहुत लो साउंड कर रही थी, और वो मतलब लिटरली मेरे सामने आकर के वो रो दी थी, बोलते बोलते वो रो पड़ी थी। लेकिन जब वो 3 महीने बाद मुझे फिर से मिलने आई, तो उनका चेहरा वो इतना खुश था। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, कुछ खुशखबर है? तो बोली कि मैम, आप भी एक खुशखबर के जरा ही मेरी लाइफ में आए हो। आपने अगर वो क्रिस्टल दिया नहीं होता तो शायद मैं आज उसी चीज में अपने आप को खो रही हूँ। इस तरीके का इफेक्ट उनको मिला है। मैम, कौन सा आपने क्रिस्टल या जेमस्टोन यू हैव प्रिस्क्राइब? मैंने उनको एमेथिस्ट प्रिस्क्राइब किया था। एमेथिस्ट जो है वो खासतौर पे स्ट्रेस के लिए दिया जाता है। एमेथिस्ट से काफी हद तक आप काम डाउन होते हैं, आपका एंजाइटी लेवल है वो भी काम डाउन होता है। तो मैंने उनको एमेथिस्ट का एक ब्रेसलेट दिया था, और 3-4 टम्बल्स भी दिए थे, जो कि उनको कहा था कि आप जब भी सो रहे हैं तो सोते समय अपने पिलो के नीचे रखें, क्योंकि उनको नींद का भी इश्यू था, नींद का सीवियर इश्यू था, वो सो ही नहीं पाते थे, रात रात भर उनका पूरी तरह से रात रात भर जागना होता था। तो मैंने उनको ये टम्बल्स भी दिए और ब्रेसलेट भी दिया, ताकि वो अपने इसको स्ट्रेस लेवल को कम कर सके, और ड्रास्टिक रिजल्ट मिला है मुझे उनसे। मैम, गेटिंग बैक टू द बर्थ चार्ट की मैं बात करना चाहूंगा। सो व्हाट आर द की साइंस इन द बर्थ चार्ट दैट हाइलाइट्स वेरी स्पेसिफिकली यूथ के लिए मैं पूछना चाहूंगा, कैरियर, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस? करियर के हिसाब से अगर देखें तो कुंडली में अगर हम जांच करते हैं, तो हमारा सेकंड हाउस, 10th हाउस, ये 2 हाउसेस जो है, और फर्स्ट हाउस हमारा पर्सनालिटी का हाउस होता है, सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ का हाउस होता है, 10th हाउस जो है वो बेसिकली हम कौन सा करियर चूज करते हैं और किसमें आगे ग्रोथ कर सकते हैं वो होता है। तो इसमें हमारा और किस चीज से हम पैसा कमा सकते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें हमें सेकेंड हाउस से पता चलती। तो इन सारी चीजों को हमें एनालाइज करके, उनकी राशियों को देख करके कि उस हाउसेस में कौन सी राशियां हैं, और मान लेते हैं कि शनि की राशि है, लेकिन उसमें सूर्य जाकर के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी उनका इश्यू रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। ईगो का बहुत ज्यादा क्लैशेस होते रहेगा, उनको ईगो का इश्यू रहेगा, गुस्सा बहुत आते रहेगा, जॉब में वो कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमें
उनकी राशियां और घर दोनों ही हाउसेस को दोनों को ही एनालाइज करके हम करियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। Great, great, great. Now, taking the next question about Vastu and very specifically for home and office. So, वो क्या do's and don'ts हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए in context of Vastu for home and office? देखिए, वास्तु में 3-4 चीजें ही ज्यादा मायने रखती हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो आप रेमेडीज से उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो होता है वो आपकी कुंडली से वास्तु को अलाइनमेंट करना, वो बहुत जरूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है कि आपकी कुंडली के साथ वास्तु को आपको अलाइनमेंट करना है। दूसरा, जब भी आप वास्तु के बारे में करते हैं और वास्तु का जो डिग्रीज वगैरह चेक किया जाता है तो उनमें आपको प्योरली सारी डिग्रीज को चेक करना पड़ता है, ताकि हर साइड में, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाटर वाला रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमें कुछ फायरी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि वहां पे अगर टॉयलेट बाथरूम रख रहे हैं मतलब आप पानी को वहां पे वेस्ट कर रहे हैं, और वो जल तत्व है। अगर जल तत्व को ही अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर आपको जिंदगी में प्रॉब्लम तो जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से ये 3-4 चीजें हैं। जैसे साउथ वेस्ट बहुत भारी होता है, साउथ वेस्ट में जनरली बेडरूम को रिकमेंड करते हैं साउथ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो एक आप बच्चों का कमरा या बड़े बुजुर्ग का कमरा उसको रिकमेंड आप कर सकते हैं। वेस्ट की साइड में, ज्यादातर वेस्ट की साइड में जो क्योंकि वेस्ट का एयरी जोन होता है तो आपको उसी हिसाब से सारा सामान का प्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो ये 2-3 चीजें जो है, साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किचन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फायर वाला जोन है। तो इस तरीके से आप उस जोन के हिसाब से हर चीज को अगर प्लेस कर देंगे तो आपको एक मोटे मोटे तौर पर आपको एक अच्छा फायदा मिलेगा। एक जनरल बता रही हूं मैं, बाकी फिर इन डेप्थ अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे एंट्रेंस अगर है, डोर एंट्रेंस है, फिर वो इन डेप्थ जैसे जैसे देवता वहां पे बसते हैं, क्योंकि वास्तु में जो वास्तु पुरुष है तो उनके 45 देवतास होते हैं, और उन 45 देवतास के साथ हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करना पड़ता है। अगर हम उनके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन नहीं करते हैं तो फिर हमें परेशानी होती है। तो उस एनर्जी को चेक करके फिर हमें उसके साथ अपनी कुंडली के साथ उसको चैनलाइज करना पड़ता है। ग्रेट 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 मैम। मैम, मैं बात करना चाहूंगा अबाउट मोर इनटू रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटी। सो हाउ डू प्लैनेट या पीरियड, जब मैं दशा की बात करूं, वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेशनशिप पे और दोनों की कंपैटिबिलिटी पे? देखिए, प्लैनेट्स बहुत असर करते हैं। अगर हम किसी भी इसमें जो भी दशाएं हमारी चल रही है, महादशा हो चाहे अंतरदशा हो चाहे प्रत्यंतर दशा हो, ये सारी दशाओं में जो जो प्लैनेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उन प्लैनेट्स का जो इफेक्ट, जो उनका नेचुरल जो टेंडेंसी होती है, उस तरीके से हम पर वो सारे प्लैनेट्स असर करते हैं। मान लेते हैं कि किसी की वीनस की दशा चल रही है तो उसके इसमें बहुत, और वीनस उनका स्ट्रांग है, अगर वीनस उनका अच्छे इसमें पोजीशन पर बैठा है और उच्च का वीनस है तो उसमें आप देखेंगे कि जातक काफी ज्यादा रोमांटिक रहता है। उस पीरियड में उसको काफी ज्यादा वो रोमांटिक फील करेगा, उसको हर चीज में एक रोमांस दिखेगा, हर चीज को वो लग्जरी के हिसाब से सोचेगा। किसी भी तरीके से वो ये नहीं करेगा नहीं ठीक है चलता है वर्जन, वो नहीं लेगा। इस तरीके से उसका चलता है। अगर मान लेते हैं कि किसी की शनि की दशा चल रही है, अब शनि की का अगर एट्रीब्यूट अगर आप देखते हैं तो शनि बहुत पेशेंस से काम करने वाला प्लैनेट, वो बहुत कोल्ड प्लैनेट है। उस दशा, उस महादशा में आपका ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे जो आपका स्वभाव भी काफी हद तक चेंज हो जाता है। जो इंसान बहुत ज्यादा जोवियल रहता है उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। वो अपना उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही, तो उस केस में फिर उसको देखना पड़ता है कि उसकी दशा कौन सी चल रही है। क्योंकि जब भी हम कुंडली देखते हैं, कुंडली के सारे घर देखने के बाद पहला काम होता है कि दशाओं को देखना।
दशा कौन सी चल रही है, महादशा में कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका अलाइनमेंट उनके साथ करना पड़ता है। तो मंत्रों के जाप के साथ उसका अकॉर्डिंग उसके जो भी मान लेते हैं कि शनि का है तो शनि के लिए जो शनि मंत्र है, शनि बीज मंत्र है वो दिया जाता है। वीनस का है, अगर उसको लो फील हो रहा है, वीनस की दशा होते हुए भी वो मतलब उतना रोमांस उसके लाइफ में है नहीं, तो फिर उसको एनर्जाइज करने के लिए फिर मंत्रोच्चार का रेमेडी दिया जाता है। ठीक मैम, मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा। थैंक्स टू द सोशल मीडिया आज भी बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसकी बात करते हैं, रील्स देखते हैं और इंफॉर्मेशन मिलती है। बट आस्किंग वेरी स्पेसिफिकली, व्हाट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अमंग द पब्लिक? मैम क्या है वो, प्लीज बताइए। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ दशाओं का खेल है या सिर्फ और सिर्फ हमें बरगलाने के लिए ये सारी चीजें बोली जाती है। ये तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन होता है लोगों को लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें हम पर उतनी असर नहीं करती है। लेकिन अगर आप डे बाय डे अगर देखेंगे तो एक अगर बाय बर्थ के समय से अगर हम लोग उसको चेक करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से सोल हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी का इनिशियल फेज जो रहता है, मतलब 0 टू बच्चे का जन्म से लेकर के 12 साल तक, उस समय तक किसी भी तरीके की कुंडली हम पर असर नहीं करती। जो बच्चा नॉर्मल तरीके से जी रहा है वो जीता है। लेकिन जैसे जैसे वो उसका टीनेज आने लगता है उस पर इन प्लैनेट्स का असर होने लगता है, क्योंकि उसके बाद ही हम अपने कर्मों के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि 12 साल तक का बच्चा जो है जो भी करता है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ये उसके कर्मों की वजह से वो हो रहा है या वो गलत कर्म कर रहा है, वैसा हम नहीं बोलते, क्योंकि हम उसमें एक भगवान मानते हैं। तो हालांकि भगवान पूरे जिंदगी हमारे साथ ही चलते हैं, लेकिन जब हमारी युवा अवस्था स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग इस पर रहता है, तो उस समय प्लैनेट्स किस तरीके से उसकी कुंडली में हावी रहते हैं उसके हिसाब से फिर उसको फल मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप ये देखो, और लोगों का ये आता है, लोगों को लगता है कि नहीं ये जस्ट रेमेडीज देते हैं और ये करते हैं, लेकिन रेमेडीज के साथ साथ मेरा अगर मैं ये करूं तो मैं रेमेडीज के साथ साथ आपको मंत्र उपचार एक डिसिप्लिन्ड मेथड सिखाती। उस डिसिप्लिन मेथड में आपको ओवरऑल मंत्रोच्चार वगैरह, क्योंकि जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो हम सिर्फ मंत्र को अगर सुने तो भी उसका एक वाइब्रेशन हमारे पूरी बॉडी पर असर करता है, उसका वाइब्रेशन जो भी रहता है। अगर हम बोलते हैं वो मंत्र तो बोलने से भी हमारा जॉ और बाकी सारी चीजें जो है उसकी वजह से भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, ये बहुत सालों पुरानी बात है। उस समय भी जितने भी हमारे ऋषि गण थे वो लोग कंटिन्यूस मंत्रोच्चार करते थे और हम लोग देखते हैं कि वो उस समय बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीते थे। उनका स्किन का टेक्सचर भी काफी अच्छा था। आज के सिनारियों में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन वगैरह होने लगता है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चों में भी ये आदत दिलाएं, एक डिसिप्लिन मेथड दें कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको मंत्रोच्चार करते रहना है, बेसिक मंत्रोच्चार, कुछ हाई फंडू करने की जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक मंत्रोच्चार भी अगर करते हैं जो भी ग्रहों के हिसाब से, तो उसके लिए भी उनको बहुत फायदा होता है। और यही सारी चीजें मैं अपने लोगों से बात करके उनका जो भी मिसकंसेप्शन जो उनका होता है कि नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या इसको कैसे एनालाइज करे या इसको किस तरीके से पचाए, वो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं उनके सारे पॉइंट्स वो क्लियर करके उनको एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन दे देती हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट मैम। मैम अनदर जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हाउ क्रिस्टल थेरेपी कैन बूस्ट अप मेडिकल ट्रीटमेंट? क्योंकि अलोंग द साइड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट
क्रिस्टल थेरेपी भी हेल्प करती है, क्या भूमिका है मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी कि मेडिकल थेरेपी में क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आपने क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल की थेरेपी ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस भूल जाएंगे। वैसा कभी नहीं करना चाहिए, और ना ही मैं कभी किसी को इस तरीके की एडवाइस देती भी हूँ। अगर मैं उनको क्रिस्टल किसी भी चीज के लिए अगर क्रिस्टल प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, मान लेते कि अगर स्ट्रेस के लिए ही सिंपल सा अगर क्रिस्टल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन केस अगर कोई पर्सन जो साइकेट्रिक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपका जो भी दवा है वो कंटिन्यू आपको करना है। डॉक्टर से बिना पूछे आपको वो दवा बंद नहीं करनी, भले आपको आराम भी मिल रहा है फिर भी आपको वो दवा बंद नहीं करनी, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो अपनी जगह पर है और एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर है। ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ अगर चले तो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, लेकिन अगर आप इसको एज ए इंडिविजुअल लेकर के चलेंगे तो फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर आप मेरे पास आएंगे कि मैडम आपने तो क्रिस्टल दे दिया लेकिन उसका असर भी हुआ और फिर नहीं भी हुआ, क्योंकि आपने भाई दवा तो बंद कर दी, तो फिर उसका असर कैसे होगा। तो ये साथ साथ, क्योंकि हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोर्ट केसेस में भी हम क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करते हैं और आप वकील से मिलना ही बंद कर देंगे, कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका जो लिटिगेशन है वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो पुलिस के साथ आप इस तरीके का नहीं करके, या जो भी प्रोफेशनली अगर आप किसी का भी एडवाइस ले रहे हैं तो उस एडवाइस को कंटिन्यू कीजिए। मेरा मानना यह है, और मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये एडवाइस देती हूँ कि आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए क्रिस्टल थेरेपी लीजिए, ताकि आपका जो मिस अलाइनमेंट है उसको आप क्लियर करें और आपको ग्रेट रिजल्ट मिले। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल गया और हो गया काम, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए। मैम, मूविंग नेक्स्ट टू न्यूमरोलॉजी, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करना चाहूंगा। यस, न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है एंड पीपल डू टॉक एंड टेक एडवांटेज में बोलूं, गाइडेंस लेते हैं। सो क्या न्यूमरोलॉजी से बिजनेस या वेंचर नेमिंग की जरा बात करूं, नाम की बात करूं, सो वो कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर वेंचर या बिजनेस के सक्सेस पे, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस नेम है, अगर वो आपके नाम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर अलाइंड नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती ही है। अगर कोई मान लेते कि कोई न्यूमरोलॉजी का नहीं कर रहा है, तो लेकिन आप अगर उसका एनालाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका नाम जो है, जो भी उसने वेंचर का नाम दिया, वो ऑटोमेटिकली उसके बर्थ डेट के साथ ये हो गया, अलाइन हो गया है। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, किसी भी तरीके का कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, या आप उतना अच्छी तरीके से कस्टमर्स को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, या जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आप क्रिस्टल के जरिए या न्यूमरोलॉजी के जरिए उसको अलाइन कर सकते हैं, उसको एक जगह पर एक प्रॉपर उसका एनर्जी चैनलाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है अगर आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज करें, चैनलाइज करके उसका जो भी एनर्जी है उसको बैलेंस करें, तो ये आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देगा। ग्रेट 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 मैम। मैम मैं वापस से, जैसे आपने बताया बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, मैम मैं उस टॉपिक पे वापस से आना चाहूंगा एंड प्लीज एक्सप्लेन अ रियल केस ऑफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। कैसे किया, क्या था रेक्टिफिकेशन, एक्चुअल कैसे हुआ, क्या चेंजेस करे एंड हाउ दैट रिवील्स द क्रूशियल लाइफ पैटर्न्स, कैसे उससे वो पैटर्न सामने फिर आए। देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न ये होता है कि उसके लाइफ इवेंट्स को चेक किया जाता है, मेजर लाइफ इवेंट्स को चेक किया जाता है, उसके जन्म के समय से लेकर के जब तक वो हमारे पास आया नहीं है तब तक पूरा लाइफ का उसका पैटर्न चेक किया जाता है। वो उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता है, काफी समय लगता है इसके लिए।
कई बार होता है कि महीना महीने या 2-2 महीना निकल जाता है इसमें, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ यादें धुंधली पड़ गई है, उसको हम लोग, वो मेजर इवेंट है लेकिन वो धुंधली पड़ गई है, तो उसको डेट को याद करना या टाइम को याद करना वो पॉसिबल होता नहीं है क्लाइंट के लिए। हम उनको समय देते हैं, उनको बोलते हैं कि अब घर जाइए, अच्छे से सोच विचार करके वो हमें बताइए। अभी मैं एक हाल ही का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मेरे पास एक लेडी आई थी जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट किया था। अब अडॉप्शन में आप तो समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाता है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ कभी नहीं मिलता है, तो उस केस में फिर उनके पास टाइम नहीं था और उनकी बेटी जो है वो लगभग 7-8 साल की हो चुकी थी। तो उनको लग रहा था कि इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ देखे, लेकिन कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो गए और उन्होंने बताया इस तरीके का है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप टाइम लेकर आइए, उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं, बिना टाइम के हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो घूमते घामते बहुत ढूंढते ढांढते वो मेरे पास आए, मुझे बताया इस तरीके का इश्यू है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। फिर लगभग मैंने उनसे 2-3 महीना मैंने नहीं 2.5 महीना मैंने उनसे बात की कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, आपने एडॉप्शन कब किया, कैसे कैसे सारा सिचुएशन हुआ, क्यों करना पड़ा, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उनके हिसाब से पूछे। और फिर उसके बाद मैंने उनकी बेटी का एक कुंडली बनाया, काफी सारे टाइम्स को एनालाइज करके उनका ओवरऑल दशा वगैरह वो सारी चीजें, इवन उनकी मदर के और फादर की कुंडली को भी थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ा क्योंकि बेटी छोटी थी, अब वो खुद अपने आप बारे में तो उतना बता नहीं पा रही। तो मैंने फिर उनके मम्मी पापा जो लेडी थी उनके हस्बैंड और उनके साथ डिस्कशन करके मैंने एक एनालाइजेशन करके लगभग 2.5 महीने बाद एक कुंडली रेडी, और उनको फिर वो कुंडली का एनालाइजेशन करके बताया कि इसका स्वभाव इस तरीके से है, इसका स्वभाव में ये सारे गुण हैं। वो सारी चीजें जब मैंने बताए तो वो लिटरली हक्के बक्के रह गए कि मैम ये कैसे बताया, आप किस तरीके से आपने इसको ये किया। तो मैंने बोला, बताया उनको कि मैंने किस तरीके से सारी इवेंट्स को मैच करके उसका प्लैनेट्स का पोजीशंस चेक करके उसके हिसाब से सारा डिटेल्स मैंने लिया और उसको एक पैटर्न बना करके मैंने क्रिएट किया। बहुत खुश हो गई वो, मतलब वो लिटरली मुझे बोली कि मैम मैं इतनी परेशान थी इसके लिए कि मैं कैसे इसको करूं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी उसमें काफी ज्यादा जिद्दीपन, बहुत ज्यादा एग्रेशन, वो सारी चीजें उनमें उसमें उनको देखने मिल रही। तो उनको वही लग रहा था कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें, किस तरीके से करें। तो फिर फाइनल उनको वो सोल्यूशन मेरे जरिए मिल गया। Great, great, great. Ma'am, getting back to your consultation and approach. So, how do you approach ethical boundaries when offering astrological or healing advice? देखिए, हीलिंग एडवाइस और एस्ट्रोलॉजिकल में अगर जैसे जो भी जातक है उसके पहले तो इश्यूज को जांचना पड़ता है कि उसके इश्यूज आखिर है क्या, क्या किस इश्यूज की वजह से हो रहा है। कुंडली एनालिसिस होती है, डेट ऑफ बर्थ होता है, टाइम ऑफ बर्थ होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है, उसके हिसाब से कुंडली को बनाया जाता है। एक बार कुंडली बन जाती है तो उनका एक सोल चार्ट मिल जाता है। एक बार सोल चार्ट मिल जाता है तो उनकी पर्सनालिटी, उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, वो क्या हिसाब से अपने अपने आप को कौन सा स्तर पर रख रहे हैं, वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। उसके हिसाब से मान लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसको करियर में कोई इश्यू आ रहा है या उसको बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, तो वो इश्यू किस वजह से आ रहा है, क्या कारण है कि उसका उस इश्यू का, प्लस इसमें पास्ट लाइफ का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है जो कि हम अलग अलग चार्ट्स के जरिए, जो इंडिविजुअल चार्ट्स हैं उसके जरिए हम देखते हैं। तो वो सारी चीजों को एक एनालाइज करके, उसको चैनलाइज करके, उसको एक प्रॉपर वे में एक चार्ट बना करके हम उनके सामने दे देते हैं और उसके हिसाब से फिर उनको रेमेडीज बताई जाती है। Great, great, great. Ma'am, moving to the next question, crystal और gemstones की जब मैं बात करूं, so what role
do these play in resolving प्लैनेटरी एप्रिसिएशन? जब मैं बात करूं कैसे वो दशा को स्टोन प्रभावित करते हैं, हेल्प करते हैं या काम करते हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, जब भी हम कोई भी स्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो स्टोन उस दशा के अकॉर्डिंग उनको चलेगा या नहीं चलेगा, वो पहले तो चेक किया जाता है हमेशा। प्लस जो भी स्टोन है, दो तरीके के स्टोन जनरली हम लोग मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो इसमें एक होता है आपका लकी स्टोन, जो आपके बर्थ के हिसाब से आपको मिलता है, बर्थ इन द सेंस आपके लगन चार्ट के हिसाब से आपको मिलता है, जो लगन राशि जो रहती है उसके हिसाब से मिलता है। और दूसरा स्टोन जो रहता है वो आपके दशा सिस्टम के हिसाब से मिलता है कि करंट दशा कौन सी चल रही है। अब अभी अगर मान लेते हैं कि किसी की बुध की दशा चल रही है और उनका जो ये है राशि, अगर फर्स्ट हाउस में राशि अगर का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, तो उनको फिर दो स्टोन्स रिकमेंड की जाते हैं। एक तो पुखराज उनको रिकमेंड किया जाता है, दूसरा उनको एमरल्ड रिकमेंड किया जाता है। और फिर उसको चेक किया जाता है कि कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए। प्लस अभी कई बार होता है कि लोग क्रिस्टल्स की तरफ एक्चुअली जाते इस वजह से भी हैं क्योंकि जेमस्टोन्स खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले तो क्रिस्टल्स दे करके उनका जो बेसिक एनर्जी है उसको चैनलाइज कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा 2-4 महीना का समय जाता है उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अब आप जेमस्टोन्स ले लीजिए, ताकि आपके पास समय रहे जेमस्टोन्स खरीदने के लिए भी, क्योंकि हर एक के लिए वो बजट तुरंत के तुरंत कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्रिस्टल्स को हमें स्टार्टिंग फॉर्म में ले करके उसका एनर्जी बैलेंसिंग करके उसके बाद जब हम नेचुरल जेमस्टोन्स अगर हम लोग पहनते हैं तो उनका काफी हद तक हमारे लिए बॉडी पर असर होता है, क्योंकि ये जो जेमस्टोन्स होते हैं इनमें अलग अलग तरीके के केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। जिस तरीके से हम लोग एक दवा को अगर देखते हैं तो दवा में भी अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस होते हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है। उसी तरीके से अर्थ ने भी हमें एक बहुत बड़ा भंडार दिया है केमिकल कंपोजिशंस का, जो हमें खाना नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको अपने पास भी रखते हैं तो भी हमारे बॉडी पर बहुत अच्छा उसका असर होता है। उन केमिकल कंपोजिशंस को क्रिस्टल्स में भी देखा जाता है, प्लस जेमस्टोन्स में भी देखा जाता है। तो सिर्फ ये नहीं देख करके कि बस उसकी दशा ये चल रही है या उसको ये प्रॉब्लम है, उनका सारा एनालाइजेशन करके हर चीज को, हर छोटी से छोटी चीज को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, उनका लोशो ग्रिड में भी कौन से मिसिंग नंबर्स हैं उसके हिसाब से भी उसको करेक्शन के लिए दिया जाता है। और धीरे धीरे वो खुद महसूस करते हैं कि उनको काफी फायदा हुआ है उससे, बहुत वो रिलैक्स फील करते हैं, बहुत उनको जो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्टअप होना है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। जिस तरीके से कई बार होता है कि ईगो इश्यूज आते हैं तो वो ईगो इश्यूज डाउन हो जाते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं, घर वालों के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है। इस तरीके से काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन इन दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। ग्रेट 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 मैम, वास्तु के बारे में पूछना चाहूंगा सवाल। ये आजकल बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट अर्बन अपार्टमेंट की बात करूं, स्मॉल स्पेसेस की बात करूं, मेट्रो सिटीज की जब मैं बात करूं, सो वहां पे कॉम्पैक्ट स्पेसेस अपार्टमेंट्स जो स्ट्रक्चर रहता है, स्मॉल स्पेसेस में अपने को बहुत सारी चीजें बिल्डअप करनी रहती है। सो हाउ डू यू डिफाइन, आइडेंटिफाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब लोग सुनना चाहेंगे, वो क्या रेमेडीज रहती हैं वास्तु दोष को हटाने के लिए? क्या क्या वास्तु दोष वहां पे आते हैं, वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अर्बन अपार्टमेंट्स और स्मॉल स्पेसेस के लिए? देखिए, स्मॉल स्पेसेस के लिए ही हमारे जो गुरुजन हैं, जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक काफी सारे, क्योंकि इनिशियली जो वास्तु होता था वो बड़े बड़े स्पेसेस के लिए होता था, छोटे स्पेस के लिए नहीं होता था, क्योंकि ये ज्यादातर जितने भी राजा महाराजा है वही लोग इसको इस्तेमाल करते थे। आम इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता था क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता था इसके बारे में। धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया, लोगों ने इस बात को महसूस किया और
जब हम लोग एज अ एस्ट्रोलॉजर हम लोग जब एनालाइजेशन करते हैं तो कई बार होता है कि कुंडली में तो बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, फिर उस पर्सन को क्यों वो सारी चीजें नहीं प्राप्त हो रही है, क्यों वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो वीकनेस महसूस होता है, रिलेशनशिप में भी वो बॉन्डिंग नहीं होता है। इसका जो सही कारण अगर आपको मिलेगा तो वो उसके वास्तु में भी मिल जाता है। बहुत बार होता है कि रिलेशनशिप में कुंडली देख करके शादी तो कर ली, लेकिन फिर भी शादी हो जाने के बाद जो पहले वाला जो प्यार था वो कंटिन्यूएशन में नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं रहा, पता चलता है कि हाल ही में उन्होंने अपना घर चेंज किया तो वो उस घर की जो अलाइनमेंट है, उस घर की जो एनर्जी है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है। तो उस एनर्जी बैलेंस में लाने के लिए हमें वास्तु को ध्यान में रखना चाहिए। और वास्तु के जो 3-4 जो हमारे डायरेक्शन है, टोटल 8 डायरेक्शन है, इसको जो है हम जो वास्तु पुरुष मंडला है, मंडला में हम डिवीजन करते हैं। तो 9x9 का डिवीजन होता है या 3x3 का डिवीजन होता है। 3x3 का डिवीजन है वो बहुत बड़ा, अगर आपके पास प्लॉट है या बड़ी फैक्ट्री है या बहुत बड़ा बंगलो है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा सा अगर कुछ है तो उसमें आपको 9x9 का जो मंडला है उसको ही अगर आप इस्तेमाल करके उसमें फिर चेक करके कि कहाँ पे एक प्ले जो उनका सामान है प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्या क्या प्लेसमेंट कैसा कैसा है। जैसे मंदिर कहीं रखा हुआ है, अगर मान लेते हैं कि मंदिर उन्होंने रखा है इसमें वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखा हुआ है, लेकिन उनके साथ वो मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में, हालांकि कुछ लोगों के साथ वेस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर अलाइंड हो जाता है लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं होता है, तो हम उसके मंदिर की पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। फिर जो भी बड़ा फर्नीचर है, तो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कुछ भारी भरकम अगर फर्नीचर रख रहे हैं तो उस फर्नीचर की वजह से भारीपन सा लगने लगता है, उनको जब तक को प्रॉपर नींद नहीं आती है तो वो फर्नीचर फिर हम लोग मैं वहां से हटवा देती हूँ, उनका प्लेसमेंट अलग जगह पर करा देती हूँ। फिर वो कहाँ पे सो रहे हैं, किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। आमतौर पर बोला जाता है कि आपको साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए, नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए। तो ये उसी के लिए है कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम जब अपना पैर करके सोते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हो जाता है। साउथ वेस्ट में भी अगर आप अपना बेडरूम रख रहे हैं तो जो मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ अगर साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं तो उनके आपस के बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है उसकी वजह से। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन का अपना एक ये देखा जाता है कि उसमें क्या चीजें बसी हुई है, क्या चीजों को वहां से हटाना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें चेक करके एनालाइज करके उसके हिसाब से फिर चेंजेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ग्रेट मैम। मैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पूछना चाहूंगा हाउ डू यू एम्पावर क्लाइंट्स टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइव्स थ्रू योर कंसल्टेशन? वो क्या टिप्स हैं, वो क्या ट्रिक्स हैं, वो क्या गाइडेंस हैं जिनसे यू हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स? देखिए, सबसे पहले तो हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, क्योंकि आज के सिनारियो में होता यह है कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, हर चीज में डिसबैलेंस हो रहा है, हमारा खान पान उस तरीके से नहीं रहा है जैसे पहले हमारा खान पान था। अगर हम लोग 60-70s की बात करें तो उस समय लोगों का जिस तरीके का खान पान था, आज के सिनारियो में हम वैसा खान पान नहीं रखते हैं। आज के सिनारियो में बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, अभी बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। वो उसका कारण ये है कि एक तो उनका लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं होता है प्रॉपरली, लाइफ को बैलेंस करके वो लोग अगर चलते हैं, प्लस जब आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं उसके साथ आप अपना एक स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको रेगुलर मंदिर में जाना चाहिए या कुछ, लेकिन एक बेसिक बात होती है कि आप मेडिटेशन से 5-10 मिनट का भी मेडिटेशन अगर करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है, आपका स्ट्रेस जो है वो काफी कम होता है। नहीं तो ये
प्रूवन ट्रूथ है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूव किया है, इवन डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको मेडिटेशन में थोड़ा सा रहना चाहिए। बहुत इवन स्टूडेंट्स को जो 7th 8th के स्टूडेंट्स है उनमें भी ये टेंडेंसी होती है, स्ट्रेस की टेंडेंसी होती है उनको भी, जो स्कूल में जिस तरीके से ओवरऑल पढ़ाई का प्रेशर जो रहता है उसमें भी उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। एक तो कम्युनिटी का प्रेशर तो है ही, प्लस पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं हमेशा इन लोगों में ब्रिज बनने का काम करती हूँ। मैं उनको ये समझाती हूँ कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। आपको अगर आप जिस दिशा में है उस दिशा से अगर आप अपने आप को चैनलाइज करके उस गोल की तरफ अगर आपको जाना है तो क्या रास्ता आपको अपनाना चाहिए, मैं वो उनको बताती हूँ। उस तरीके का एक मैप मैं जनरेट कर देती हूँ। जैसे हम गूगल मैप से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी एक तरीके का मैप जनरेट कर देती हूँ उनके लिए। और उस मैप पर जब वो चलते हैं तो वो खुद देखते हैं कि उनके लिए बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस मिला है उनको अपने लाइफ में। और वो महसूस करते हैं इस बात को कि हम लोग पहले किस तरीके से थे और आज हम लोगों का लाइफ किस तरीके से बन गया है। जो नॉर्मल मॉडर्न लाइफ है उसको मेंटेन करते हुए, इसमें बहुत बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे कई बार होता है जब भी मैं मंत्रा चैंटिंग के लिए बोलती हूँ लोगों को तो बोलते हैं मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कब करेंगे, सुबह को ये होता है फटाफट तैयार होते हैं ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर उसमें हमारे पास समय नहीं होता है। तो मैं उनको सिर्फ बोलती हूँ कि देखिए आप नहाते धोते तो हो, नहाते समय ही आप चैंटिंग करो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपरली एक जगह पर बैठ जाना है, कुछ करना है, नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं। आप सीधा नहाते समय जो आप नहाने के लिए 10 मिनट का समय ले रहे हो उसी में आप चैंटिंग करना शुरू करो। शुरुआत के 2 3 महीना भी अगर उसी में आप करेंगे ना, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप खुद से फिर समय निकालोगे उसके लिए। आज आपको भले ही लग रहा है कि आपको समय नहीं मिलता है, आप कैसे उसको बैलेंस करेंगे, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, ये आज आपको लग रहा है, लेकिन आप ड्रास्टिक डिफरेंस खुद में देखेंगे। तो मैं उनको ये करने के लिए जब बोलती हूँ तो ऑब्वियसली वो शुरुआत में स्टार्ट कर देती हैं और उनको महीने भर में ही ये फर्क नजर आता है। और वो खुद बोलते हैं कि मैम अब हमने प्रॉपरली वो 10 मिनट का समय खुद के लिए देना स्टार्ट कर दिया है करके। तो वो खुश होकर के जब इस तरीके का फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरी वजह से एक पर्सन की डिसिप्लिन्ड लाइफ हो गई है। और आज के सिनारियो में हमारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी होता है। वो Great, great, great. Moving to the next question, a personal one. मैं पूछना चाहूंगा वो क्या फीडबैक्स थे, क्या रिजल्ट्स मिले आपके, जितने भी आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है क्लाइंट्स की, आपको क्या अवार्ड्स मिले, वो क्या क्षण था, पीपल हैव एक्नॉलेज यू, पीपल हैव गिवन थैंक्स टू यू, वो क्या पॉजिटिव फीडबैक्स थे, क्या क्या वो किस्सा था, मैम इनके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, सबसे पहला जो एक हमेशा मेरे पास आता है कि मैम आपने हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर, ये सबसे पहला फीडबैक हमेशा आता है। वो कोई भी हो, चाहे वो कोई एक 16 इयर्स का बच्चा हो, चाहे वो 30 इयर्स का अडल्ट हो, या 60 65 का भी पर्सन हो, वो सबसे पहला फीडबैक तो ये आता है कि मैम आपने हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी। हम लोग जिस स्ट्रेस लेवल में जा रहे थे वो स्ट्रेस लेवल आज हमें वो बर्डन महसूस नहीं होता है। वो किसी भी तरीके से हम उस बाउंड्री से अपने आप को अंदर लेकर आए, ये ड्रास्टिक डिफरेंस हमें आपकी वजह से ही मिला है। ये फीडबैक हमेशा मुझे मिलता है। बाकी तो वास्तु के साथ जब अलाइंड होता है उस समय भी उनका पर्सनल रिलेशन काफी अच्छा हुआ है, बच्चों के साथ उनका पर्सनल रिलेशन काफी अच्छा हुआ है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हुआ है। इवन कई बार तो ये भी फीडबैक मिला है कि उनका बॉस के साथ रिलेशन काफी अच्छा हुआ, कि कई बार वो बॉस को बहुत ये करके चलते कि ये पर्सन तो हमेशा मुझे नीचा दिखाने के लिए ही आया है, ये पर्सन कभी मेरी बात को मानता नहीं है, कभी सुनता नहीं है। इस तरीके का वो लोग अपने दिमाग में कुछ सवाल
किसी वजह से उनके दिमाग में ये गूंजते रहे, और उस वजह से वो कभी भी अपने ऑफिस आवर्स में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाते, काम में ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये डिसिप्लिन लाइफ जब मिलती है और जो भी रेमेडीज उनको दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। और जो बॉस आज उनको एनिमी लग रहा है, वही बॉस कल उनको अपना दोस्त लगने लगता है। इस तरीके का ड्रास्टिक डिफरेंस लोगों को दिखता है। ग्रेट 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 मैम, इसी से रिलेटेड एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सो फॉर समवन न्यू टू वैदिक साइंस टीचर मैं बात करूं, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट देयर जर्नी? मैम वो क्या पॉइंटर्स हैं मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है। अब डिसिप्लिन बनाने के लिए पहले तो पहला सवाल तो यही आएगा कि मैम डिसिप्लिन बनाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना क्या है, कि किस तरीके से, क्योंकि अब हम लोग सुबह को 6 बजे जागते हैं, अपना जो भी रोजमर्रा का है करके फिर ऑफिस चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद हमारा पूरा दिन ऑफिस में गुजरता है। घर पे आने के बाद हम लोग टीवी के सामने रहते हैं। ओवरऑल हमारा जो लाइफ है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हम आपस में ही कुछ ये रिलेशन भी इसी वजह से खराब हो जाता है कि वो आपस में किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं। तो उनको जब भी ये करना है तो उनको पहले तो अपने लाइफ को डिसिप्लिन पैटर्न पर लेकर आना है। जो डिसिप्लिन पैटर्न मैं उनको दे रही हूँ उस पैटर्न पर उनको लेके आना है। जो और कई बार होता है कि लोग ये बोलते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि ये मंत्र चैंटिंग से हाँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो भी हम लोगों का जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल अगर बताऊं तो एक लड़की आई थी मेरे पास, 22 इयर्स की लड़की थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका काफी समय से झगड़ा चल रहा था और वो किसी भी तरीके से सोच ही नहीं पा रही थी कि उसको करना क्या है। जब उसने अपने बारे में पूरी उसकी लाइफ बताई मुझे कि बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके से होता है, वो बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज करता है और बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव भी है। तो वो सारी चीजें जब मैंने उससे सुनी तो मैंने उसको पहला मेरा उसका सजेशन ये था कि भाई तुम खुद क्या चाहती हो, तुम पहले तो ये सोचो तुम वो क्या चाहता है वो बात की बात है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तुम जब अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करोगी तभी तुम उसके साथ भी खुश रह पाओगी और वो जो चाह रहा है उसके हिसाब से भी तुम अपने आप को भी और उसको भी मोल्ड कर पाओगे। लेकिन तुम्हारा पहला गोल खुद से क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। सिर्फ उसके साथ रहना यही मोटिव है, या उसके साथ रहना और दुख झेलना यही मोटिव है, या उसके साथ रह करके अपने आप को भी एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए ताकि तुम और वो कंधे से कंधा मिला करके एक लाइफ गुजार सको। क्योंकि जब तक वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी बैलेंस नहीं करते हैं, जब तक वो दोनों एक दूसरे के व्यूज को बैलेंस नहीं करते हैं, तब तक वो साथ में रह ही नहीं सकते हैं। वो आज साथ में रहेंगे, कल फिर अलग हो जाएंगे, पर फिर साथ रहेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से लाइफ का कंटिन्यूस साइकिल ये चलता ही रहे। तो मैंने उनको यही एडवाइस दी कि भाई पहले आप डिसाइड करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, फिर उसके बाद हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर उन्होंने लगभग मैंने उनको काफी सारी चीजें बताई, उनकी कुंडली के हिसाब से मैंने प्रिस्क्राइब किया कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि वो उनका जो असेंडेंट था वो मार्स असेंडेंट था और मार्स असेंडेंट होने की वजह से उनका गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा था। प्लस बॉयफ्रेंड ने थोड़ा भी कुछ कर दिया तो उनका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर चला जाता था। तो मैंने फिर उनको ये बताया कि भाई आपको अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करना ही पड़ेगा और उसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे आप सामने वाले की बात सुन नहीं पाओगे। जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनोगे वो क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस केस में फिर आपको एक प्रॉपर अगर सोल्यूशन चाहिए तो पहले तो अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को काम डाउन करेंगे, आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं मैं थोड़ा सा शांत रह करके मैं उसकी बात भी सुनना चाहती, तो फिर मैं सुनूंगी। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैम मैं तो बस मुझे ही उसे सुनना है, वो मुझे नहीं सुनेगा चलेगा, लेकिन मतलब वो सिर्फ मुझे ही अपनी बात उससे कहनी है, बात अपनी मनवानी है, तो वो चलता नहीं है। इस तरीके से मैंने उनको समझाया।
तो फिर वो बोले कि ठीक है मैम, लगभग 15-20 दिन का मैंने उनको शेड्यूल दिया था कि आपको चैंटिंग करना है, और मैंने एक क्रिस्टल भी उनको दिया था कि इस क्रिस्टल को आप अपने पास रखिए। धीरे 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 वो लगभग 15 से 20 दिन में उनका जो अग्रेसिवनेस है वो थोड़ा सा काम डाउन होगा। उसके बाद फिर हमने उनके बॉयफ्रेंड को भी बुलाया, जबकि वो अब मैंने उनको पूछा कि भाई आप सही में शादी करने वाले हो या बस टाइम पास के लिए है, ये मैंने क्लियरली उनको पूछा। तो वो बोले कि नहीं मैम, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसका इस तरीके का स्वभाव आता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपका भी मैं आपकी भी कुंडली में एनालाइज करती हूँ, आपको भी मैं कुछ रेमेडीज देती हूँ, आपको भी वो रेमेडीज करनी है। दोनों को अपनी इसको बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो काफी दोनों को फायदा हो। लगभग 3 महीने बाद, नहीं 2 महीने बाद वो लोग आए, और 2 महीने बाद ही उन्होंने बोला कि मैम हम लोग अगले 4 महीने में हम लोगों की शादी की डेट फिक्स हो गई है। इस तरीके से उन्होंने एक खुशखबर दी मुझे। तो इस तरीके से हमें उसका ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर जो रहता है उसको बैलेंस करना पड़ता है। जब तक आप स्ट्रक्चर को बैलेंस नहीं करेंगे, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप उसको एक सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। ठीक 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 मैम, मैं इसी में ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, इससे रिलेटेड हाँ है, एंड यस स्पिरिचुअलिटी से है, आपके अप्रोच से है, आप जिस तरीके से आप बता रहे कि मंत्रा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सो हाउ डू मंत्रा एंड मेडिटेशन फिट इन योर ओवरऑल अप्रोच टू हीलिंग? कैसे आप इसको इंटीग्रेट करवाती हैं? जैसे आपने कहा कि कुछ बीच बीच में टाइम लेके आप मंत्रा करें, वो क्या मंत्रा है जो जनरल लोग यूज कर सकते हैं फॉर, मैं जब एंजाइटी की बात करूं, स्ट्रेस लेवल की बात करूं, फॉर एवरीवन, यूथ की बात करूं, बच्चों की बात करूं, या जो अभी उनका बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, या जो अभी कैरियर चालू कर रहे हैं, ऐसे यंगस्टर्स के लिए, सो मैम क्या है मंत्रा एंड मेडिटेशन एंड हाउ डू यू फिट इनटू दैट? देखिए, मंत्र जो दिए जाते हैं वो बेसिकली जो भी करंट दशा जो चल रही है उसके हिसाब से मंत्र दिए जाते हैं, क्योंकि करंट दशा जो है उसके हिसाब से हमारा सोचना समझना सब कुछ चलता है। अगर मान लेते हैं कि आपकी बुध की दशा चल रही है, और कोई बंदा है जो जिसकी बुध की दशा चल रही है और वो बिजनेस में अपने आप को ग्रो करना चाह रहा है, बिजनेस में है, या उसका कम्युनिकेशन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, अपने आप को वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको बुद्ध का बीज मंत्र उसको बोलना चाहिए, रेगुलर उसको उसका जाप करना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार तो 108 टाइम जो है उसको वो करना चाहिए। वन जो माला जो रहती है, जप माला जो रहती है, वो 108 मोतियों की माला रहती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ उनको कि वो माला ले ले, और उस माला को 1 राउंड एक बार वो चैंट कर, एक बार वो चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियली जब भी मेडिटेशन पे बैठेंगे तो मेडिटेशन में कभी भी ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को वो डिप्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, नहीं मैम हमसे तो हो नहीं रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं। जब भी मेडिटेशन के लिए बैठूं तो इतने ज्यादा दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस तरीके के अक्सर लोगों की तरफ से ये आता है। मैं उनको बोलती हूँ कि जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, थॉट्स आने का मतलब ही है कि आप जिंदा, क्योंकि अगर थॉट्स नहीं आ रहे हैं मतलब आपका माइंड डेड हो गया। तो जब भी आपको थॉट्स आते हैं उसको कंटिन्यूशन में आने दो, और आपका जो मंत्र जाप है वो करने दो। धीरे 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 आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली एक ट्रांस में पहुंच जाएंगे। मंत्र जाप जब भी करते हैं तो हम एक तरीके से हमारा ना कॉन्शियस माइंड जो रहता है वो साइड हो जाता है, और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इस मेडिटेशन की वजह से। और जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है, जो भी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं वो कॉन्शियस माइंड ही हमारा ये करता है, क्वेश्चन पूछता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, उसको जो बोला जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी कारण से मैं अफर्मेशन भी कई बार होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है, वो पैसा रख नहीं पाते हैं, जो भी पैसा आ रहा है वो सारा खत्म हो जाता है, उनके पास कभी पैसा रहता ही नहीं है। तो वो पैसा क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसका सोल्यूशन भी मैं देती हूँ,
ताकि वो पैसा अट्रैक्ट करे। इन सारे मंत्रों की वजह से जो हमारे डिवाइन पावर्स है, डिवाइन पावर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि बस भगवान है, कॉस्मिक एनर्जी भी होती है जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। उस एनर्जी को हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है और वो एनर्जी अपने आप कभी नहीं आएगी आपके पास। आपको उस एनर्जी को अट्रैक्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि हम उस एनर्जी को लेने के लिए तैयार है। जब तक आप अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार नहीं करते हैं, तब तक वो कॉस्मिक एनर्जी आप में एंटर नहीं कर पाती। तो उस कॉस्मिक एनर्जी को एंटर करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत आसान तरीका हो जाता है। मेडिटेशन के साथ अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्रोच्चार जब भी करते हैं और मंत्रोच्चार करते समय आपको करेक्टली बोलना है। ये नहीं कि बस फास्ट फास्ट बोल दिया, क्योंकि कई बार होता है ऐसा ऐसा बोल बोल करके वो छोड़ देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको अगर मंत्रोच्चार करना है तो आपको प्रॉपर वे में हर शब्द को आपको बोलना है। जब आप हर शब्द को बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जॉस में एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है। वो वाइब्रेशन ही आपको उस कॉस्मिक एनर्जी को लेने के लिए ये आपकी बॉडी को तैयार करता है और उसके जरिए फिर धीरे धीरे वो कॉस्मिक एनर्जी जब आप में एंटर होने लगती है, तो ये सारी चीजें जो है एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे आपका क्रिस्टल हुआ वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जेमस्टोन हुआ वो भी एक्टिवेट हो जाता है। आपकी दशा जो चल रही है, दशा में जो दशा एक्टिवेट है और इसमें अंतरदशा एक्टिवेट जो है, प्रत्यंतर दशा जो एक्टिवेट है, वो सारी चीजें जो है वो एक तरीके से धीरे धीरे अलाइनमेंट पर आ जाती है। तो इसलिए मैं उनको मंत्रोच्चार का पहले सबसे पहले तो ये देती हूँ। तो उसमें यही आता है कि मैम हम लोग मंत्रोच्चार तो करें लेकिन समय नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग में मैं हमेशा उनको ये एडवाइस देती हूँ कि आप पहले तो सुनो, कंटिन्यूअसली सुनो। क्योंकि कई बार होता है हम लोग एक नॉर्मल पर्सन भी जब भी गाना सुनते रहता है, हम लोग गाना सुनते हैं, गाना सुनने के आदी होते हैं, गाना सुनते सुनते हम लोग गाना भी गुनगुनाने लगते हैं। तो उसी तरीके से मंत्र अगर आप कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो आप मंत्रोच्चार भी करना शुरू कर देंगे। शुरुआत के पहले 2 3 3 दिन आप सिर्फ सुनते रहेंगे, चौथे पांचवें दिन आप खुद ही वो मंत्र बोलना शुरू करेंगे, तो आपको वो आसान भी हो जाएगा और वो शब्द जो है वो भी आपको पता चले। शब्दों का सही उच्चारण बहुत जरूरी होता है मंत्र चैंटिंग में, तो वही एक करना होता है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर चैनल वे में चैनलाइज कर सकते हैं। तो वही एक रास्ता मैं उनको बताती हूँ। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस डिटेल में बताया, अलग अलग मॉडलिटीज के बारे में बताया, मैम बहुत अच्छा लगा। मैम मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं अपने प्रीवियस सवाल का ही एक्सटेंशन एक मैं पूछना चाहूंगा। मेडिटेशन एंड मंत्रा, इसके अलावा और वो क्या प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स हैं दैट यू वेरी स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर मेंटेनिंग पॉजिटिव एनर्जी इन वर्क प्लेस, इन ऑफिस की जब मैं बात करूं, घर की जब मैं बात करूं, बच्चों के साथ में बात करूं, फैमिली की जब मैं बात करूं, तो वो और क्या एडिशनल प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स हैं जिनको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। ठीक है, आज के सिनेरियो में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमारी जिंदगी में आया है वो एक तो मोबाइल है, दूसरा ड्रॉबैक है टीवी। क्योंकि जब भी ऑफिस से कोई भी आता है, आते के साथ हस्बैंड अगर घर पे आया, आते के साथ वो टीवी ऑन कर देता है और वो वाइफ के साथ किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं करता, बच्चों के साथ किसी भी कोई तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं करता, या फिर वो उसका जो भी ये रहता है कि बातचीत करने का कोई जरिया ही बचा नहीं है। सब लोग आते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, काम में इन द सेंस बस टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, या लैपटॉप पे मूवीज देख ली है, या ये कर ली है, नेटफ्लिक्स देख लिया, इसी में वो टाइम स्पेंड करते हैं। वो एक दूसरे के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि भाई आप टीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय या मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनको पूछिए कि भाई दिन भर में क्या हुआ, आप अपनी बात बताइए, वाइफ को बताइए दिन भर, भले वो उनसे रिलेटेड हो चाहे ना हो, लेकिन आप अपनी बात उनके सामने रखिए। वाइफ को भी पूछिए
कई बार होता है कि वाइफ बहुत थकी हुई रहती है, वो नहीं बात करती है, वो उतना ये नहीं रहती, तो जस्ट आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि आप टीवी देखने के बजाय अगर किचन में जाकर के थोड़ा सा कभी सैलेड बना दिया, कभी कुछ हेल्प कर दी, तो उससे वाइफ को भी एक रिलैक्सेशन मिल जाती। अगर आप ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा हेल्पिंग करना, ये सारी बातें भी अगर आप करते हो, तो आप खुद देखोगे कि बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन जो है वो आप अपने आप ही निकाल लोगे। किसी भी तरीके से आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर अग्रेशन लेवल होता है या ऑफिस का कुछ स्ट्रेस है, बच्चों के साथ खेल करके आप उस स्ट्रेस को भी कर दो। बच्चे बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, तो उसको आप इस तरीके से ये करो। जब भी आप थोड़ा सा सैटरडे संडे मिलता है लोगों को, आजकल तो कई बार होता है कि लोगों को सैटरडे संडे वीकडेज हॉलीडेज रहते हैं, हॉलीडेज में आप अपने आप को थोड़ा सा उस माहौल से दूर लेके जाओ। वहां पे आप किसी भी तरीके से, उसमें भी अगर आप टीवी मोबाइल इससे अगर दूर रहते हैं तो और भी अच्छा है। जितना आप इन सारी चीजों से चिपके रहेंगे, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेरा यही एक सजेशन हो जाता है कि जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको एक हद तक इस्तेमाल करो। उसका अगर आप बोलते हैं ना कि जितना अति हो जाता है किसी चीज का, तो फिर वो किसी काम का रहता नहीं है। तो हर एक चीज को बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। अगर आप ऑफिस का प्रेशर घर पे लेके आएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, तो ऑफिस का प्रेशर आपको ऑफिस में ही छोड़ना है। घर का भी अगर है, घर में भी कुछ अगर ससुराल वालों से भी कुछ अनबन हो गई है, खासतौर पे घर की जो फीमेल्स है उनका ससुराल वालों से भी कुछ अनबन होती है, तो भी वो सारा प्रेशर जो है वो हस्बैंड्स पर निकालती है। तो उस केस में भी म्यूचुअली बात करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बशर्ते उसको गुस्सा या अपना स्ट्रेस इस तरीके से निकाल करके, गुस्से के फॉर्म में निकाल करके। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को, वर्क को बैलेंस कर सकते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं योगी राम के सारे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको एक बार बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे त्रिशिला कुमार मैम से, जो कि फाउंडर हैं एस्ट्रो त्रिशिला में बैंगलोर में। एंड मैडम एक्सपर्टाइज है, मैडम गाइड करती, मैम ने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। और मैम ऑल्सो जानी जाती हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए एंड अनदर जेम एंड क्रिस्टल हीलिंग के लिए भी। तो मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैम मैं एक लास्ट और एक अहम सवाल और पूछना चाहूंगा, आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आपका गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, आपके क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, क्या क्या कोर्सेस हैं, मैम इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में बताइए। कनेक्ट होने के लिए लोगों को मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी वेबसाइट है astrotrishila.com, उस पे भी मुझसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। हर इसमें अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग सेक्शन है, वास्तु के लिए अलग सेक्शन है, जेम्स का सिर्फ अगर कंसल्टेशन किसी को चाहिए तो उसके लिए अलग सेक्शन है। तो आप हर एक के अपना जो भी आपका कंसर्न है, उस कंसर्न के अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक प्रोफाइल चेक करके उसके हिसाब से आप अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। दूसरा, मैं यूट्यूब पे भी कनेक्ट होती हूँ, तो यूट्यूब पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझे। मेरे जो वीडियोस है, खासतौर पर मेरे मंत्र चैंटिंग वाले वगैरह वीडियोस हैं, तो उसमें भी आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो उसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उसमें ज्यादा डीपली आंसर नहीं दे पाऊंगी। तो बेटर अगर कोई डीप अगर आंसर जानना चाहता है किसी भी चीज का, तो वो मोबाइल के जरिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो 9606629615, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर मुझसे कनेक्ट कीजिए और जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपका इशू है, उस इशू को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्रॉपरली एक चैनल बनाएंगे, एक पाथ बनाएंगे जिस पर आपको एक प्रॉपर रेमेडी दी जाएगी।
वो उसको किस तरीके से उसको उस सॉल्यूशन को आपको लेना है, और प्लस आपके घर वालों को भी उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, वो भी हम डिस्कशन के थ्रू बात कर सकते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम आज आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, डिटेल में बताया। कैरियर ले लीजिए, वेल्थ ले लीजिए, रिलेशनशिप ले लीजिए, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में आपने बात करी। मैम मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगा विथ ए वेरी वेरी स्पेशल मैसेज जो आप योगी राम के सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपनी तरफ से जो मुझे जितना बन पड़ा मैंने उतना अपना नॉलेज शेयर किया है। अब व्यूअर्स से मेरा एक ही निवेदन है, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा नंबर जो दिया हुआ है उससे आप मुझसे जुड़िए। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उसको हम बैठ करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना है आपको कि आप अकेले हो। आपको मैं अपना साथ दे सकती हूँ। मेरे साथ आप अपना ओवरऑल सारा चीजों का डिस्कशन करके एक अच्छा सॉल्यूशन आप पा सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, और अपने ओवरऑल जो भी आपके लाइफ के गोल्स है उसको अचीव कर सकते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, विद द ग्रेट मैसेज मैं एक बार फिर से योगी राम के सारे व्यूअर्स की तरफ से, योगी राम की पूरी टीम की तरफ से मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू वेरी मच आपके इस प्रेशियस टाइम के लिए। आपने जो ज्ञान बताया, आपने जो डिटेल बताई, जिस तरीके से यू हैव एक्सप्लेन द पिन पॉइंटर्स विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर, वास्तु की बात करूं, न्यूमरोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, दशा की बात करूं, इन स्पेसिफिक लाइफ के पाथ में, इन स्पेसिफिक लाइफ की जर्नी में, इन केस ऑफ एज ले लीजिए, इन केस ऑफ वेरी स्पेसिफिक कैरियर वेल्थ लीजिए। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विल बी रिक्वेस्टिंग अगेन आप अलग और मोडलिटीज के थ्रू हम लोग इस पे बात करें, न्यूमरोलॉजी के लिए, वास्तु के लिए डेडिकेटेड और बात करें आगे भी आपके प्रेशियस टाइम के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा योगीराम से बात करके। मुझे भी एक पर्सनल कनेक्शन महसूस हुआ है, और इसके जरिए कम से कम मैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए अपना योगदान प्रदान कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।